हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पिछले पार्ट में हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया था। आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक है, इसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखिए समांतर श्रेणी क्या होती है, इसकी परिभाषा देखिए। सबसे पहले परिभाषा जो है इसकी समांतर श्रेणी की वो है एक ऐसा अनुक्रम या एक ऐसा सीक्वेंस जिसके प्रत्येक पद में जो अंतर होगा वो क्या होगा, एक समान होगा, तभी वो क्या कहलाई जाएगी, समांतर श्रेणी। हर एक पद के बीच में जो अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एक समान होगा, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, समांतर श्रेणी। जैसे कि देखिए 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये सब क्या हैं, देखिए ये 2, 4, 6, 8 एक पद हैं ये, और सब पदों के बीच में क्या है, एक समान अंतर है, 2, 2 का डिफरेंस है सब में, तो इसलिए क्या कहलाया जाएगा, एक समांतर श्रेणी कहलाई जाएगी। जैसे कि 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन, ये भी क्या है, एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसके प्रत्येक पद में जो अंतर है वो एक समान है। सब में बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 4, 4 का डिफरेंस है। 3 में 7 4 जोड़ा 7 आए, 7 में 4 जोड़ के 11 आए, 11 में 4 जोड़ के 15 आए, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, एक समांतर श्रेणी कहलाती है। एक जरूरी नहीं है कि कोई श्रेणी बढ़ती हुई हो, घटती हुई भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि आपने लिया 14, 11, 8, 5, 2, 3, 3 क्या हो रहे हैं, घटते जा रहे हैं। इसमें जब दो में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, -1 और -3 करेंगे तो -4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये भी क्या है, एक समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि हर एक पद के जो बीच में अंतर है वो कितना है, 3 का है, ठीक है, लेकिन घटता हुआ है माइनस में। अब इस प्रकार तो बहुत सारी श्रेणी बन जाएंगी, किसी में 2 का फ़र्क आएगा, किसी में 4 का, किसी में 5 का, किसी में 8 का, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, घटता हुआ है कभी बढ़ता हुआ। तो इसलिए क्या करते हैं, समांतर श्रेणी का एक आदर्श रूप लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगी वो होगी ये a + d, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन, और अंत में आगा a + n-1 × d। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, समांतर श्रेणी का। अलग अलग ए और डी के लिए क्या होगी, श्रेणी भिन्न भिन्न होती चली जाएंगी। ये इसमें जो ए होगा ये होगा हमारा प्रथम पद, ये क्या होगा, प्रथम पद। और जो डी होगा इसको बोलेंगे हम क्या, सार्वंतर। सार्वंतर यानी कि सभी पदों में अंतर कितना है, ठीक है। प्रथम पद की जो पहचान होगी वो ये होगी कि जो शुरुआत में लिखा रहेगा पहला ही पद क्या कहला जाएगा, प्रथम पद कहलाएगा। परंतु जो सार्वंतर होता है डी, उसको निकालने का तरीका देखिए, आप कोई सी भी एक टर्म लेंगे और उसमें से जस्ट पहले वाली जो टर्म है, जो पद है, वो माइनस करेंगे। यदि आपने देखिए दूसरी टर्म ली है T2 तो माइनस क्या करेंगे, T1। यदि आपने तीसरी टर्म ली है तो माइनस क्या करेंगे, T2। T5 पाँचवीं पद लिया है तो फिर T4 माइनस करेंगे उसमें से। या इसका भी क्या नाम, एक डायरेक्ट फॉर्मूला ये होगा कि Tn, यानी आपने nवां पद लिया है तो उसमें से जो हम माइनस करेंगे, n से पहले वाला पद माइनस करेंगे, और n से पहले वाला पद क्या होगा, n-1 होगा। तो ये फॉर्मूला किसका है, सार्वंतर निकालने का है, डी का निकालने का। Tn में से माइनस करना है क्या, Tn-1, ठीक है। और जो इसका व्यापक पद निकालना होगा हमें, किसी भी श्रेणी का यदि हमें व्यापक पद निकालना हो, जिसको बोलते हैं हम जनरल टर्म। व्यापक पद को हम डिनोट करते हैं Tn से, या An भी बोलते हैं इसको, Tn कह लो चाहे An कह लो।
इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर a क्या होगा प्रथम पद, d क्या होगा सार्वधातुक और n वो विशेष पद होगा जो हमें निकालना होगा। यदि कहा जाए कि 5वां पद निकालो तो n का मान 5 आएगा, 7वां पद निकालो तो n का मान क्या होगा 7 होगा। ठीक है भाई, तो एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज 5.1 है, देखिए 5.1 क्या है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। ये पूछा है कि ये स्टेटमेंट है, ये कथन लिखा हुआ है, हमें ये पढ़ना है, समझना है और ये बताना है कि क्या ये एक समांतर श्रेणी को प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा, यदि करेगा तो क्यों, कारण सहित बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पहला पार्ट, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। इसका मीनिंग ये है कि कोई टैक्सी है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है ₹15, यानी कि अगर शुरुआत के 1 किलोमीटर आपको जाना है तो तब तो किराया फिक्स है ₹15। इसके अलावा यदि आपको उसके आगे जाना है तो फिर प्रत्येक किलोमीटर का जो चार्ज है वो देना पड़ेगा ₹8 प्रति किलोमीटर के हिसाब से। सपोज कीजिए आपको 2 किलोमीटर जाना है तो पहले 1 किलोमीटर के लिए तो रुपये कितने लगेंगे 15, और दूसरा जो किलोमीटर होगा उसके लिए आपके रुपये लगेंगे कितने 8। तो 2 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा, पहले का 15, दूसरे का 8, 15 8 23 रुपये। इसके बाद 3 किलोमीटर की यदि बात करें तो 3 किलोमीटर के लिए क्या आएगा, प्रथम किलोमीटर के लिए तो 15 और बाकी जो 2 किलोमीटर बचे आगे, उन 2 किलोमीटर पे जो किराया लगेगा वो ₹8 प्रति किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर बच रहा, 8 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो ₹16 वे और ₹15 वे, ₹31 लगेंगे। ठीक है, तो इसे हम मैथमेटिकली इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए पहले का फर्स्ट पार्ट, जो प्रथम किलोमीटर है, प्रथम जो किलोमीटर है, पहले किलोमीटर के लिए रुपये कितने हैं ₹15, प्रथम मतलब 1 किलोमीटर के लिए। यदि हमें 2 किलोमीटर चलना पड़ जा तो 15 ईयर प्लस ₹8 जो अलग से चार्ज है, जो प्रति किलोमीटर का चार्ज है, कितने हो जाएंगे ₹23। 3 किलोमीटर के लिए क्या होगा, 15 तो हमें देने ही देने 1 किलोमीटर के, प्लस अब आगे कितने किलोमीटर बचे 2 के लिए 2 गुना 8 होगा, तो 15 प्लस 8 दूनी 16, और 15 कितने हो गए ₹31 हो गए। ठीक है, यदि 4 किलोमीटर चलना हो तो 15 तो 1 किलोमीटर के, 15 तो 1 किलोमीटर के, आगे कितने किलोमीटर बचे 3 की मल्टीप्लाई किसमें 8 में, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 8 24, 15 और 24 कितने होते हैं 39। तो इस प्रकार से देखिए सीक्वेंस क्या बनेगा, पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना ₹15, दूसरे किलोमीटर के लिए भी कितना निकल रहा था हमने 23, तीसरे किलोमीटर क्या निकल रहा था 31, और फिर क्या निकल रहा था 39, और ऐसे ही आगे ये चलता जाएगा। तो क्या इन सभी पदों के बीच में एक समान अंतर है, बिल्कुल है, और का फर्क है सब में, तो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, इसके बाद देखिए द्वितीय सवाल, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर कर देता है। ये नहीं है, एक पंप मारने पे वो क्या करता है 1/4 भाग बाहर कर दे, दूसरे पंप में क्या हो जाएगा 1/4 और, तीसरे पंप में क्या हो जाएगा 1/4 और। देखो चाहे मल्टीप्लाई में आ रही हो कोई चीज़ या डिवाइड में आ रही हो, वो क्या नहीं होती, एक समानता श्रेणी को प्रदर्शित नहीं करती। यहाँ पे तो जो हवा है वो निरंतर घटती जा रही है 1/4। यदि आप ये मानिए कि बढ़ रही है हवा, ये 2 गुनी बढ़ रही है, सपोज की शुरुआत में 2 यूनिट या 2 इकाई थी वायु, और दुगनी होगी कितनी हो जाएगी 2 दूनी 4, और फिर दुगनी होगी तो कितनी हो जाएगी 8, फिर दुगनी होगी तो कितनी हो जाएगी 16। इस बार अंतर एक समान नहीं है, क्योंकि 2 और 4 में 2 का फर्क, 4 और 8 में 4 का फर्क, 8 और 16 में 8 का फर्क, तो ये क्या नहीं है, एक समांतर श्रेणी को प्रदर्शित
नहीं करेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड पार्ट जो है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, प्रथम मीटर में खुदाई की लागत 150 रुपये है। ये बिल्कुल टैक्सी वाला सवाल है। यदि 1 मीटर खोदना है तो खर्चा है 150 रुपये। इसके बाद एक एक मीटर के 50-50 रुपये बढ़ते चले जाएंगे। जैसे भी था कि शुरुआती किलोमीटर के लिए 15 है और उसके बाद 8 रुपये पर किलोमीटर लगेगा। तो ये भी क्या है, एक समांतर श्रेणी रहेगी। पहले 15 आएगा, बाद में 15 प्लस 150, फिर 15 प्लस 2 गुना 150, फिर 15 प्लस 150 प्लस 2 गुना 50, 150 प्लस 3 गुना 50। इसी प्रकार जब बनाएंगे तो ये भी क्या बनेगी, एक समांतर श्रेणी बनेगी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो आप देखिए, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर है। चक्रवृद्धि ब्याज वाला भी क्या नहीं होगा, एक समांतर श्रेणी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें आर जो आती है वार्षिक दर वो पावर में आएगी, समय फॉर्मूला आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। जो मिश्र धन का फॉर्मूला हुआ है, ए इक्वल टू अमाउंट पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ठीक है, ये फॉर्मूला है। जैसे समय पावर में है, यदि समय 2 वर्ष भी हुआ तो ये घात 2 दूनी 4 होकर बढ़ते चले जाएंगे पावर में। तो ये भी क्या नहीं बनने की, एक समांतर श्रेणी नहीं बनने की। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला रिवाइज करके एक्सरसाइज करना, नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।